नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। आधुनिक टेक्नोलॉजी दुनिया को तेजी से बदल रही है और ऐसे समय में जो खुद को नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। यही वजह है कि भारत वक्त की नज़ाकत को पहचानते हुए टेक्नोलॉजी से होने वाले बदलावों के साथ खुद को भी तेजी से बदल रहा है। इसी के तहत भारत ने मेक इन इंडिया शुरू किया और उसी से जुड़ा अगला कदम है मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी भारत में बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ। गुजरात के वडोदरा में आज इसी जुड़ी एक बड़ी पहल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश में आए हुए स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज आज वडोदरा में थे और एक वडोदरा में ऐतिहासिक शुरुआत हुई है, जहां पर दोनों ने मिलकर टाटा और एयरबस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया। आज हम इस पर बड़ी बात करने वाले हैं। हमारी पहली स्टोरी यही है, क्योंकि हम खास चर्चा करेंगे कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े विमान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों के कारण दुनिया में अब ये कहा जाने लगा है कि विमान, चिप और एआई के लिए यही समय है, सही समय है। इस खबर पर हम तफसील से बात करने वाले हैं, एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आज का दूसरा बड़ा मुद्दा है कि क्या चीन के साथ अब चैन आ पाएगा। डिप्सांग और डिमचौक, जो कि दो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर काफ़ी तनाव देखा गया बीते 4-5 सालों में, वहां पे सेना की डिसएंगेजमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और लगभग पूरा हो गया है। आपको याद होगा, रूस के कजान में चीनी राष्ट्रप्रमुख शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी और वहां पर ये रूपरेखा तैयार हो गई थी कि सीमा पर तनाव कम करना है। और अब इस पर परिस्थितियां एक हफ्ते के अंदर लगभग साफ हो गई हैं कि अब डिप्सांग और डिमचौक में चीज़ें स्पष्ट हो गई है। इस पर भी हम खास बातचीत आज करने वाले हैं, लेकिन पहले बात करेंगे भारत के आधुनिकता के क्षेत्र में बढ़ते कदमों की, जिसकी आज एक और तरीके से आप कह सकते हैं कि नींव रखी गई है, जो कि वडोदरा में हुआ। वडोदरा में जो बीते कुछ समय में औद्योगिक निर्माण से जुड़ी इकाइयों का गढ़ बन चुका है, आज उसी गढ़ में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। सेना की एक बड़ी ज़रूरत होती है बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, जिन्हें भारत अभी तक आयात करता रहा, लेकिन उसके लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही थी, वो भी विदेशी मुद्रा में। इसी का एक हल 3 साल पहले 24 सितंबर 2021 को निकाला गया, जब भारत ने स्पेन से 56 C295 एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने का करार किया। इसके तहत 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सीधे स्पेन से आने थे, जबकि बाकी के 40 एयरक्राफ्ट स्पेन के सहयोग से भारत में ही बनेंगे। इसे बनाने के लिए टाटा एयरबेस और एयरबस ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर डाला, जिसकी उद्घाटन फैक्ट्री वडोदरा में बनी। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, आपके सामने स्क्रीन पर चल रही हैं। पेड्रो सांचेज स्पेन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर इस यूनिट का आज उद्घाटन किया है। 3 साल में सब कुछ तैयार है। 2022 में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने वडोदरा में एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया, जो अब उत्पादन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति ने आज इसका उद्घाटन किया। ऐसा पहली बार होगा कि देश की एक निजी कंपनी सेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगी। ये फैक्ट्री सेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के साथ ही नागरिक विमानों के डिजाइन और निर्माण में भी अहम भूमिका निभाने को तैयार बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बीते 1 दशक में लिए गए फैसलों का असर अब दिख रहा है। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। आप जानते हैं कि अलग अलग भारतीय एयरलाइंस ने 1200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर किया है दुनिया को। अब शायद दुनिया की कंपनी किसी और देश का ऑर्डर ही नहीं ले पाएगी। यानी भविष्य में भारत और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। तो भारत अब देश में ही नहीं, आधुनिकतम तकनीक से जुड़े निर्माण के लिए तैयार है। इस पर हम आगे और बात करेंगे। पहले आपको बता दें कि जिस विमान को वडोदरा में तैयार किया जा रहा है, जो कि सेना का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इस विमान की खासियत क्या है।
C295 कहिए या C295 नई पीढ़ी का ट्रांसपोर्ट विमान है जो 60 के दशक के एवरो विमान की जगह लेने वाला है। ये विमान 9.5 टन का पेलोड लेकर जा सकता है और करीब 71 सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है। दूर दराज के सीमांत इलाकों में उतर सकता है। उड़ान भरने के लिए इसे सिर्फ 850 मीटर लंबा रनवे ही चाहिए और उतरने के लिए सिर्फ 420 मीटर का रनवे। 2 इंजन वालों इस विमान को हर मौसम में यह कारगर है। इसमें आक्रमण के लिए हथियार और हमलों से बचाव के उपकरण भी ले जाए जा सकते हैं और इसमें लगाए भी जा सकते हैं। 482 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकने वाला ये विमान 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और हिमालय के पार सीमांत इलाकों में सेना के लिए बड़ी भूमिका ये निभा सकता है। इस विमान में अधिक से अधिक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की जा रही है। आधुनिकतम तकनीक और बेहतर एवियोनिक्स से लैस पहले 16 विमानों में 48% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल होगा। ये विमान स्पेन से ही आएंगे। इसके बाद जो विमान वडोदरा में बनेंगे उनमें 75% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल होगा। सभी 56 विमानों में देश में बने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरणों का इस्तेमाल किया जाना है। इस विमान के करीब 18,000 उपकरणों को देश के ही अलग अलग इलाकों में अलग अलग फैक्ट्रियों में तैयार किया जाएगा। वडोदरा की इस फैक्ट्री में पहला C295 एयरक्राफ्ट सितंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। टाटा और एयरबस की इस फैक्ट्री से हजारों रोजगार भी पैदा होंगे और कई छोटी और मंझोली कंपनियां इसके लिए ये उपकरण बनाएंगी। वडोदरा ऐसी सैकड़ों छोटी मंझोली कंपनियों का पहले से ही गढ़ बताया जाता है। इसके अलावा देश के दूसरे इलाकों की कंपनियां भी C295 विमानों के लिए उपकरण बनाने का काम कर रही हैं। वडोदरा में टाटा एयरबस की फैक्ट्री में मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का एक नया उदाहरण बनने जा रहा है और भारत अब एक ऐसा एक ही नहीं तकनीक के क्षेत्र में तमाम करने के लिए पूरी तैयारियां भी कर चुका है या उसने आप कह सकते हैं कि तैयारियां करना शुरू कर दिया है। इनमें से इन दिनों सबसे ज़्यादा जिक्र जिन कुछ क्षेत्रों का है वो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप्स का। भारत के लिए इसके लिए यही समय है, सही समय है, ये नारा प्रधानमंत्री दे भी चुके हैं। भारत ने 90 के दशक के अंत में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो महारत हासिल की थी उसी तरह इन 2 क्षेत्रों में भी भारत महारत हासिल करने की ओर बढ़ चुका है। इन पर हम अब एक एक कर बात करते हैं। पहले बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यानी कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की, जिसके तहत मशीन को भी सोचने की क्षमता मिल जाती है। एक सामान्य समझ के लिए ये क्या है, पहले इसे एक उदाहरण से आपको समझाते हैं जो आपसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। आपके और हमारे रोज बरोज के कई कामों में AI का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पर जाकर किसी खास वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसके बाद गूगल अपने आप ही आपको उसी तरह के और वीडियोस भेजना शुरू कर देता है, आपकी आंखों के सामने ले आता है। गूगल का AI दरअसल समझ जाता है कि आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। या फिर एक और उदाहरण से अगर मैं आपको समझाऊं तो आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पर गए, आपने कोई खास चीज़ खरीदी, शर्ट, जूते, खेल का सामान, उसके बाद वो वेबसाइट आपको उसी चीज़ों से जुड़े दूसरे कई और विकल्प आपके सामने खोल देगी। ये शॉपिंग वेबसाइट का AI अपने आप करता है। इससे आप मान सकते हैं कि उस वेबसाइट ने अपने AI से आपकी पसंद को समझ लिया कि आपको इस तरह की शर्ट, जूता या खेल का सामान चाहिए है। उसी तरह के सामान आपके सामने बार बार आने लगते हैं। आपके सामने और बेहतर विकल्प मौजूद हो जाते हैं। इसमें आपको फ़ायदे में तो देखा ही गया है कि कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए आपको ऐसे विकल्प दिए कि आप कुछ और चीज़ों भी खरीदने को आतुर हो जाए। ये तो बस कुछ उदाहरण है। AI का इस्तेमाल जटिल से जटिल कामों में होता है। फैक्ट्री में उत्पादों के निर्माण से लेकर आधुनिकतम हथियारों के इस्तेमाल तक या इंटरनेट पर होने वाली बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर या अन्य इसी तरह की गतिविधियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस तकनीक में महारत हासिल किए बगैर भारत जैसे बड़े देश का गुजारा नहीं है और खुद सरकार ये बात कई बार स्पष्ट कर चुकी है। पिछले हफ्ते NDTV वर्ल्ड समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि भारत किस तरीके से क्षेत्र में अब बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। AI का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी
बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। क्वाड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। भारत दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है। भारत का मिडिल क्लास, भारत के सामान्य जन, उनकी ईज ऑफ लिविंग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, भारत के छोटे उद्यमी, एमएसएमईज, भारत के युवा, भारत की महिलाएं, हम सबके एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रहे हैं। देश में अगर लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी है या जटिल से जटिल निर्माण करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अधिक से अधिक बढ़ावा देना होगा। इसके लिए सरकार ने एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है, जिसकी वजह से एआई में कई स्टार्टअप तैयार हो रहे हैं। नेस्कॉम की रिपोर्ट इंडियाज जनरेटिव एआई स्टार्टअप लैंडस्केप 2024 के मुताबिक भारत में जनरेटिव एआई जेन एआई स्टार्टअप 2 साल के अंदर ही 3.6 गुना हो गए हैं। 2023 के पहले 6 महीनों में ये 66 थे और 2024 के पहले 6 महीनों में ये 240 हो चुके हैं। 12 महीनों में भारत में जनरेटिव एआई में जबरदस्त बदलाव आया है। 2023 से अब तक भारत के जेन एआई स्टार्टअप्स में $750 मिलियन की फंडिंग भी आई है। जनरेटिव एआई से जुड़े 75% स्टार्टअप 2024 के पहले 6 महीनों में पैसा कमाने लगे थे, जबकि 2023 के पहले 6 महीनों में सिर्फ 22% स्टार्टअप को ही राजस्व हासिल हो पाया था। भारत में जिस तेजी से नया टैलेंट उभर रहा है और देश की इंजीनियरिंग और रिसर्च संस्थानों में नए युवा टैलेंट सामने आए हैं, उससे इस दिशा में भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल रहने वाला है। एआई के अलावा एक और क्षेत्र है सेमीकंडक्टर का, जिसे कोई नया सोना कह रहा है तो कोई नया तेल कहता है। कई जानकार कहते हैं कि सेमीकंडक्टर इज द न्यू ऑयल, तो कई जानकार मानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स माइट इवन बिकम द न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमी। इसे आप समझ जाएंगे कि ये क्या भला है। साधारण शब्दों में आपको समझाने की अब कोशिश करता हूं। सेमीकंडक्टर फील्ड के तहत वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनती है जिनके इस्तेमाल के बिना आप और हम अपने रोज के सामान्य से उपकरण भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो मोबाइल फोन हो, आपका कंप्यूटर हो, टीवी हो, फ्रिज हो या आपकी कार ही क्यों ना हो या आपका टू व्हीलर ही क्यों ना हो, हर चीज में चिप लगी है। ये वो उपकरण है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं और तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी में ये चिप्स उतने ही जटिल होते जा रहे हैं। एक नाखून बराबर चिप इतने बड़े और जटिल कामों को अंजाम दे सकती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत अब इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने की दिशा में बढ़ चुका है। अभी तक इस क्षेत्र में चीन, ताइवान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया जैसे देशों का ही प्रभुत्व था। ताइवान पर तो चीन का आक्रामक रवैया सिर्फ इसलिए भी दुनिया को डराता है कि इससे सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई में दिक्कत आ जाएगी और इसका असर हर क्षेत्र में पड़ेगा। ताइवान में बहुत बड़ी संख्या में सेमीकंडक्टर्स के रॉ मटेरियल का उत्पादन होता है। यही वजह है कि बड़े देश इस मामले में विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में एक नया विकल्प बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सही समय पर सही जगह पर है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। When the chips are down, you can bet on India। यानी जब आप मुसीबत में हैं तो आप भारत की तरफ उम्मीदों से देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी भूमिका है और बहुत ही जटिल चिप्स जिन्हें बनाने की प्रक्रिया को VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं, इसमें तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। भारत इस क्षेत्र की टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ा है और उसके पास ट्रेंड मैन पावर भी है।
G20 के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में बताया कि भारत के लिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना कितना अहम हो गया है। क्रिस मिलर द्वारा चिप्स वॉर पर लिखी किताब का जिक्र करते हुए अमिताभ कांत ने ये बात कही थी। सुनते हैं। If China was to annex Taiwan tomorrow, then it'll control automobiles, it'll control batteries, it'll control defense, it'll control aerospace, because the whole world will be running on chips. And that's why for countries to become totally dependent on chip manufacturing from abroad is a dangerous proposition. And therefore, India must create its own ecosystem, because we are a very large consumer of vehicles, we are a very large consumer of mobiles. Every Indian has a smartphone. You need chips for that. And that's why one of the most dynamic measures the government has taken is to roll out the semiconductor mission of 76,000 crores, both in terms of design, in terms of fab, in terms of fabless, and in terms of chip manufacturing. इसी जरूरत को समझते हुए बीते 2 से 3 साल में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत भारत सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश में 5 सेमीकंडक्टर यूनिटों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें विदेशों की दिग्गज कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर निर्माण करेंगी। गुजरात के सानंद में अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी ऐसी ही एक यूनिट तैयार कर रही है, जो इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। गुजरात के धुलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड TEPL ताइवान की दिग्गज कंपनी PSMC के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री बना रही है। असम में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड TSAT के नाम से एक सेमीकंडक्टर यूनिट लगने वाली है। गुजरात के ही सानंद में जापान की रेनेसा इलेक्ट्रिक्स कॉरपोरेशन और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर CG पावर यूनिट बना रहा है। किनेस सेमीकॉन भी गुजरात के सानंद में एक यूनिट लगा रहा है। इसके अलावा अडानी ग्रुप करीब 84,000 करोड़ रुपए की लागत से इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर्स के साथ मिलकर महाराष्ट्र में एक चिप निर्माण फैक्ट्री बनाने की तैयारी कर रहा है। भारत में AI सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो तेजी आई है और सरकार ने इसके लिए जो इकोसिस्टम बनाने की पहल की है, उसका ही नतीजा है कि दुनिया भारत की ओर बड़े विश्वास से देखती है और निवेश के लिए उत्सुक भी है। दुनिया के बड़े फंड मैनेजर मोबियस कैपिटल पार्टनर्स के संस्थापक मार्क मोबियस ने NDTV वर्ल्ड समिट में कहा कि भारत इस क्षेत्र में नेतृत्व करने जा रहा है। I definitely think India is going to become a leader or the leader in semiconductor production in the future. And the reason why I say that is, first of all, the demand. You've got a market here that's one of the biggest in the world, number one. Secondly, it's a relatively open economy. So you're going to be able to take technology from China, from Taiwan, from the US, wherever. Thirdly, you've got an incredible software industry already. You're the largest exporter of software in the world. And if you look closely, you'll find that many of the very large IT or tech companies, particularly semiconductor companies, are already doing software in India. भारत AI और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, उसे लेकर दुनिया की हर बड़ी कंपनी भारत में निवेश के लिए उत्साहित दिखाई देती है। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों में इन क्षेत्रों के दिग्गज भारत के दौरे पर रहे और आने वाले दिनों में भी कई और दिग्गज आने वाले हैं। अमेरिका की कंपनी एनवीडिया के संस्थापक जेनसन हुआंग का दौरा तो इतना चर्चा में रहा जैसे किसी बड़े रॉक स्टार का होता है। वो इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में उनसे मिले थे। एनवीडिया ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, डेटा साइंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस बनाती है। इसके अलावा मोबाइल कंप्यूटिंग और ऑटोमेटिक मार्केट के लिए चिप्स बनाती है। इसके संस्थापक जेनसन हुआंग मानते हैं कि भारत अब AI के केंद्र में आने वाला है, जिसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा फेसबुक का स्वामित्व रखने वाली कंपनी मेटा के चीफ साइंटिस्ट येन लेक्यून भी भारत दौरे पर आए और बेंगलुरु के एक सम्मेलन में कहा कि जिस तेजी से AI बढ़ रहा है, भारत उसमें केंद्रीय भूमिका
निभाने जा रहा है और एआई इनोवेशन हब बन रहा है। सितंबर के महीने में ही ओरेकल के संस्थापक लेरी एलिसन आए और अब नवंबर में माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ मुस्तफा सुलेमान भी भारत आ रहे हैं। AI in a lot of ways is very complicated technology, but in the end, what it enables a country to do is take advantage of technology, take advantage of computers in a way that has never been possible before. And so AI really democratized computing. This is India's moment. दिस इज इंडियाज मोमेंट। जिनसिंग हुआंग ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान जो ये बात कही उसका बड़ा मतलब है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उभरते क्षेत्रों में भारत का समय आ चुका है। इन्हीं सब पर और जानकारी के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं नेस्कॉम की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर संगीता गुप्ता जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। शुक्रिया संगीता जी वक्त निकालने के लिए। यही समय है, सही समय है। सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आज तो एयरबस के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण करना और बड़े विमानों की तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है। कैसे देखती हैं आप क्या कहना चाहेंगी इतने बड़े रेवोल्यूशन की जो एक नई क्रांति दिखाई दे रही है, नई औद्योगिक क्रांति अगर मैं इसको बोलूं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज के क्षेत्र में पहले ही बहुत आगे था। करीब $250 का रेवेन्यू ये इंडस्ट्री ऑलरेडी ला रही है। और अब आप जब देखिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर है, ब्लॉकचेन है, क्वांटम है, गवर्नमेंट में हर एक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर रही है, मिशंस लॉन्च कर रही है, बायोटेक्नोलॉजी के मिशन में लॉन्च कर रही है। तो अगर अब हम सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी, इंडिया का डिजिटल टैलेंट जो इतना ज्यादा है और ये सारी इन्वेस्टमेंट जो नई क्षेत्रों में हो रही हैं, इस सब को एक साथ मिलाते हैं तो इंडिया डेफिनेटली विल बी अ की लीडर एंड अ की प्लेयर in the whole world of technology. And technology, I think अब ये बहुत जरूरी है कि पहले टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए थी, अब टेक्नोलॉजी एक फाउंडेशन हो गई है। हर एक कंट्री के लिए अपना जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो गया है। कंट्री का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए टेक्नोलॉजी और एआई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सो उस सब के महत्व रखते हुए अब जो इंडिया में हो रहा है वो एक डिफरेंट, ऑलमोस्ट जो 2000 में आईटी इंडस्ट्री ने किया था, अब वो 2025 में आप एआई के साथ देखेंगे इंडिया में। अब संगीता जी कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, मैं चाहूँगा आप क्योंकि नेस्कॉम के साथ काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले लोग लगभग सभी हैं, लगभग ऑलमोस्ट 100% लोगों के पास आज की तारीख में मोबाइल का एक्सेस है, स्मार्टफोन का एक्सेस भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन के पास है। एआई के आने के साथ कुछ खतरे भी पैदा होते हैं। दो चीज़ें सबसे पहले जहन में आती हैं कि ये लोगों की नौकरियां ले लेगा, अब लोग बाग काम नहीं करेंगे, अब कंप्यूटर जो है वही काम क्या करेगा। इस मिथ को, इस धारणा को आप कैसे दूर करेंगी? पहले इस बात का जवाब दीजिए, फिर दूसरे चैलेंजेस आपके सामने रखता हूं। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप बहुत सारे ग्लोबल सर्वेस देखते हैं तो यूथ में काफी फियर है कि एआई हमारी नौकरी ले लेगा। पर अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, और एज नैस्कॉम हमने पुरानी सारी वेव्स को, जो कंप्यूटर्स की वेव्स थी, ऑटोमेशन की वेव थी, उन सबको मैप किया है और देखा है कि नई जॉब्स ही क्रिएट होती हैं, चाहे कुछ जॉब्स बदल जाती हैं, बट ओवरऑल नेट पॉजिटिव न्यू जॉब क्रिएशन होता है। और आप स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। एआई के साथ अगर ह्यूमन काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि बहुत छोटी कंपनीज थी जो बाहर की या इंडिया की कंपनीज जो पहले आईटी नहीं कर रही थी, वो अब इसको यूज कर सकती है क्योंकि अब आपके पास ये ह्यूमन मशीन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। प्लस आई थिंक फॉर द यूथ इन इंडिया, सब ग्लोबल एक टैलेंट शॉर्टेज है। अगर इंडिया अपने यूथ को स्किल कर सकता है एआई में, तो जॉब्स इंडिया में एआई की बहुत हो सकती है। अगर आपने मेंशन किया जेनसन इंडिया में थे, यान लुकान इंडिया में थे, सब लोग कहते हैं इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसका टैलेंट है। तो क्लियरली अगर हम इंक्रीजिंग फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट रखेंगे तो इंडिया के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही है, कोई नुकसान वाली क्षेत्र नहीं है। जी, और दूसरी चीज़ जो मैं इसी से जुड़ी हुई पूछना चाहूँगा, आजकल का दौर है, सबके पास जैसे मैंने कहा स्मार्टफोन्स हैं, फ़ोन को आप कोई भी बैठ के कहीं से भी हैक कर ले रहा है। आपकी बातें कहते हैं कि आपके फ़ोन के लेंस को, आपके फ़ोन के स्पीकर को कोई सुन रहा होता है। ये सब एआई का कमाल है, ये सब हैकर्स का कमाल है। कितना खतरनाक है ये आने वाले वक्त के लिए? देखिए, खतरनाक तो काफी पॉसिबिलिटीज है, राइट। अगर आप
AI itself can create a new avatars for people. आपने फ्रॉड्स की बातें बहुत सुन ली हैं, फेक प्रोफाइल्स बन सकती हैं, फेक वीडियोस बन सकते हैं. So clearly there is a lot of risks that are available there. I think what is also an answer is कि AI will be the answer for all these cyber security risks. So it is not कि हमें सिर्फ अपने आप एड्रेस करना है जैसे हमने डिजिटल वर्ल्ड में किया है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, जस्ट लाइक हमने डिजिटल लिटरेसी करी थी, उस तरह से हमें AI लिटरेसी करनी है मास मूवमेंट की तरह. But AI solutions itself can be created to address many of the risks of AI and cybersecurity. But we all have to recognize कि वो जो हैकर है वो बहुत स्मार्ट है, वो हमसे शायद 2 कदम आगे रहेगा, इसीलिए हमें चौकन्ना रहना है, हमें हमेशा ध्यान से काम करना है, हमें कोई चीज़ ग्रांटेड नहीं लेनी है, बिकॉज ये डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें जो भी आपको व्हाट्सएप पे आता है आप सोचते हैं वही सच है. तो वो थोड़ा बिलीफ हम लोगों को क्वेश्चन करना पड़ेगा, दूसरा क्रॉस चेक करना पड़ेगा. और government and other people are coming up with the recommendations of watermarking and many other opportunities, as well as awareness on responsible AI कि जो AI बना रहे हैं वो trustworthy हो. NASSCOM itself बहुत काम करता है responsible AI के ऊपर, so that the onus of building safe AI resides with everybody. एक अब ये तो बात हो गई पब्लिक के अवेयरनेस की, लेकिन मैं अब क्योंकि बहुत बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव एक स्टेप है एआई का आना, सेमीकंडक्टर्स का निर्माण, कितना बड़ा आप देखती हैं, क्योंकि सरकार इसको बहुत पुश कर रही है, बड़े बड़े उद्योग घराने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े जॉइंट वेंचर साइन हो रहे हैं इंटरनेशनल कंपनीज के साथ. कितना बड़ा आपको लगता है अगले 10 सालों में, 15 सालों में ये जॉब क्रिएशन की एक फील्ड खड़ी हो रही है? क्योंकि हिंदुस्तान में नौकरियां और इस काम से जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाना, इस काम से जुड़े हुए लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, बड़े कॉलेजेस वैसे बनाना, कोर्सेज डेवलप करना, इस दिशा में आप क्या देखती हैं? देखिए, एक तो अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, मैकिंजी ने कहा है कि अगले 10 सालों में करीब ग्लोबली ये 2.2 to 4 ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है. तो क्लियरली इंडिया कैन गेट एटलीस्ट 5-10% ऑफ दैट. सो इट्स अ वेरी वेरी लार्ज अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया हैज टू गो आफ्टर. बट आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा, विच इज अबाउट हाउ डू वी हार्नस दिस फॉर जॉब क्रिएशन इन इंडिया, आई थिंक इसका एक तो है जो जॉब्स जो लोग एआई बनाएंगे वो एक सबसेट ऑफ जॉब है जिसके लिए हमको करिकुलम करना है, कोर्सेज करने हैं. और आजकल अगर आप कंपनियों से पूछते हैं कि आपको किस तरह के लोग चाहिए, वो कह रहे हैं हमको जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमें वो कोडिंग वाला इंजीनियर चाहिए, हमें लोग चाहिए जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कर सकते हैं. ताकि टेक्नोलॉजी आज कुछ है कल कुछ और होगी, तो लर्निंग इटसेल्फ इज बिकमिंग अ स्किल. सो इट्स नो मोर अबाउट कि आपने एक टेक्नोलॉजी सीख ली और फिर आप जिंदगी भर वही टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे. तो एक तो ये बहुत जरूरी है कि कंटिन्यूअस लर्निंग का माइंडसेट बिल्ड होना चाहिए. दूसरी चीज एआई में ये फर्क है कि सिर्फ इसमें एआई जॉब्स नहीं है. मैं अकाउंटेंट हूँ, इफ आई एम टॉट कि एआई के टूल्स के साथ मैं ऐसे अकाउंटिंग करके अपना काम फास्टर कर सकते हैं, मेरे लिए बहुत एडवांटेज है. अगर मैं लॉयर के कंपनी में काम करता हूँ, लॉ फर्म में काम करती हूँ, वहां पे मैं ये टेक्नोलॉजी टूल्स यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. सो क्लियरली हमें अपने सारे यूथ को, मिडिल जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उन सबको अपस्केल करना है कि ये टूल्स कैसे यूज करने हैं, और वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हो ये उनके लिए एडवांटेज है. आप सिंगापुर का एग्जांपल देख लीजिए, उन्होंने अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन के लिए एक्चुअली अनाउंस किया है कि ये वाले कोर्सेज हैं आप करिए, इसके लिए हम आपको सब्सिडी देंगे. तो इंडिया में भी ऐसे प्रोग्राम्स अनाउंस हो रहे हैं और यूथ में भी काफी अवेयरनेस हो गई है इस चीज के लिए. बट इट इज समथिंग वी विल हैव टू एक्सेलरेट एट अ वेरी फास्ट पेस. हमने एआई की बात की, हमने सेमीकंडक्टर के बारे में स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूँगा संगीता जी, आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, क्या आने वाले 10 सालों में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगा? देखिए, बहुत अच्छा मिशन शुरू हुआ है ये सेमीकंडक्टर मिशन, जो 5 अभी इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुई है, दे आर ऑल ऑन द राइट ट्रैक. एंड क्लियरली आई थिंक कि अगेन टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है. आफ्टर कोविड सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. सो उस महत्व से आप देखिए तो इंडिया विल बी अ की प्लेयर. सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर सेमीकंडक्टर इंडिया में ऑलरेडी सब बड़ी कंपनीज कर रही हैं. नाउ उसका कॉम्बिनेशन सेमीकंडक्टर मिशन के साथ करके मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगा. तो इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप मार्केट्स. आई डोंट वांट टू से इट्स द गोइंग टू बी द टॉप मार्केट, बट क्लियरली हमें ये इस जर्नी पे रहना पड़ेगा, और ये दिस कैन मेक इंडिया एज वन ऑफ द अमंग द टॉप मार्केट्स फॉर सेमीकंडक्टर. तो क्या इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री हैं,
और वन ऑफ दी आफ्टर चाइना। और उसके बाद दूसरी बात ये कि हमारे एस्पिरेशंस बहुत बढ़िया हैं। हम लोग नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने में, नई चीज़ों के साथ को लेने में हिचकते नहीं हैं। बिल्कुल, आई थिंक अगर आप देखिए तो एक हम पॉपुलस कंट्री है, उसके दो एडवांटेज है कि हमारे यहाँ स्किल टैलेंट है और हमारे यहाँ कंजम्पशन मार्केट है, तो दोनों चीजें हैं उसकी वजह से। दूसरा है कि अब हमारे पास एस्पिरेशंस बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत एम्बिशियस हैं, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, इट इज बैक्ड बाय प्रोग्राम्स, इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड, आई थिंक अगर आप ये नई जनरेशन कंपनीज देख रहे हैं, इवन आर older economy companies, they all want to make this investment into the future. So I think it's all the constellations coming together that is positioning India at this moment. एक और सवाल मैं आपसे संगीता जी लेना चाहूँगा। मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बड़ा पसंद आ रहा होगा। ये समझाइए हमारे व्यूवर्स को और जो लोग इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं कि अब भारत में जिस तरीके से भारत सरकार मदद कर रही है, निजी क्षेत्र की जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो आगे आई हैं, उन्होंने तो टाइप्स किए हैं, कुछ वेंचर्स अनाउंस भी हुए हैं। जो एमएसएमई सेक्टर है उसको कैसे एडवांटेज मिलने वाला है? सेमीकंडक्टर्स की बात हो या एआई की बात हो, क्या वो कुछ उम्मीद कर सकते हैं इस सेक्टर में? देखिए, अगर आप एमएसएमई या एसएमई सेक्टर लेते हैं, उनके लिए ये जो इंडिया एआई मिशन है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट चैलेंजेस रन हो रहे हैं। तो अगर मैं एग्रीकल्चर एरिया में है, एमएसएमई है, उनके लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एआई लेड बनेंगे। अगर आप ये पूरा मल्टीलिंगुअल सोल्यूशन करते हैं, आई कैन बी स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी लोकल लैंग्वेज में मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी डिलीवर्ड बाय AI. So I think all the infrastructure that is getting built out and the applications will actually have a much more impact on the MSME and SME sector. इसके अलावा आप स्टार्टअप्स देख लीजिए, अभी हमने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स की, जिसका डेटा आपने शेयर किया था। पर उसमें भी अगर आप देखिए तो इंडिया में बहुत वर्टिकल स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बन रहे हैं, और जो भी कंपनीज अभी रेवेन्यू पॉजिटिव हैं वो बिकॉज वो इंडिया में बेच रही हैं उसकी वजह से है, इसलिए नहीं है कि सारी कंपनी सिर्फ बाहर बेच रही हैं। तो इंडिया एक मार्केट भी बन रहा है और लॉट ऑफ MSMEs are willing to experiment. But again, it requires a continuous support to make them more viable. और उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको हमेशा हेसिटेशन रहेगा कि ये मशीन लगा दी, रोबोटिक्स कर लिया, सेमीकंडक्टर कर लिया, एआई कर लिया, तो हमारी फैक्ट्री का क्या होगा। तो इसीलिए आई थिंक कैपेसिटी बिल्डिंग विल बी वेरी वेरी की फॉर एनीथिंग लाइक दिस। ट्रांजिशन में मुश्किल तो आती है, लेकिन ट्रांजिशन हमेशा अच्छे के लिए होता है। ट्रांजिशन हमेशा अच्छे के लिए होता है। ये इस माइंडसेट के साथ ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे याद है सीएनजी आई थी तो विरोध हुआ, कंप्यूटर्स आए तो विरोध हुआ, ये सब हमने अपनी आंखों के सामने देखा है बीते 20-25 सालों में। शुक्रिया मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि यही समय है और सही समय की दिशा में हम लोग आगे बढ़ गए। थैंक यू। और आइए अब जाते हैं आज के एक और बड़े मुद्दे पर कि क्या भारत और चीन के बीच चैन के दिन आने वाले हैं? क्या दोनों देशों के बीच अप्रैल 2020 से गंभीर हुआ सीमा विवाद अब कुछ सुलझने की ओर है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर सीमा विवाद से जुड़ी 2 जगहों पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल हो नहीं जा रही है। यह है डिप्सोंग और डिमचौक, जहां दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने का काम 80 से 90% पूरा हो गया है। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी कम हो रही है और दोनों ही ओर से अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। मैक्सार द्वारा मुहैया कराई गई सैटेलाइट की तस्वीरें भी इसकी तस्दीक कर रही हैं। जैसे LAC से लगे डेमचौक इलाके में आप देख सकते हैं, चीन ने अपनी सेना के जवानों को तैनात करने के लिए जो ढांचे तैयार किए थे उन्हें उसने हटाना शुरू कर दिया है। 9 अक्टूबर 2024 को ली गई सैटेलाइट की तस्वीर में ये ढांचे दिखते हैं और 25 अक्टूबर की सैटेलाइट तस्वीर में ये ढांचे नहीं हैं। दोनों तस्वीर आपके सामने बारी बारी से है। आप इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखेंगे तो अंतर आपको साफ दिखता है। उधर डेप्सोंग प्लेन्स की भी तस्वीर में ऐसा ही कुछ दिखाई दिया है। 11 अक्टूबर को ली गई तस्वीरों में 4 गाड़ियां और 2 टेंट यहां दिखते हैं, लेकिन 25 अक्टूबर को ली गई तस्वीर में टेंट गायब हैं और गाड़ियां वहां से हट रही हैं। जिस जमीन पर टेंट लगाए गए थे उसे भी पहले की स्थिति में लौटाया गया है।
ये देखिए दोनों तस्वीर एक साथ, आपको अंतर साफ समझ में आ जाएगा। एक 11 अक्टूबर की और एक 25 अक्टूबर की। डेप्सोंग में ये तस्वीरें वाई जंक्शन के पास की हैं, जहां भारतीय सैनिकों को उन इलाकों तक पहुंचने से रोक दिया गया था जहां तक भारतीय जवान गश्त करने जाया करते थे। इन्हें पेट्रोलिंग पॉइंट यानी पीपी कहते हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक है, जहां तक भारत अपनी सीमा होने का दावा करता है। सेना के सूत्रों के मुताबिक 29 अक्टूबर यानी कल तक के डिसएंगेजमेंट पर का ये काम पूरा हो जाएगा और दोनों देशों की सेनाएं उन जगहों तक लौट जाएंगी जहां पर वो अप्रैल 2020 में हुआ करती थी। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं, लेकिन इस पूरे काम की करीबी निगरानी भी हो रही है और दोनों देशों के जवानों के बीच किसी तरह की गलतफहमी आगे ना हो, इसके लिए गश्त पर निकलने से पहले वो एक दूसरे पक्ष को इसकी जानकारी देंगे। जून 2020 में लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के जवानों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ा, उसका असर LAC में कई जगह पर दिखाई दिया। बाद में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत हुई। पहला नतीजा सितंबर 2022 में गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में देखा, जहां दोनों देशों की सेनाएं अप्रैल 2020 की स्थिति में लौट गईं। लेकिन डेप्सांग और डिमचौक को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं बन पा रही थी, जिसमें अब करीब 21 दौर की बातचीत के बाद एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये समझ दोनों देशों में कब तक बनी रहेगी, ये अभी भी बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर अब ये तस्वीरें देखिए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्म चलानी जी जुड़ गए हैं। सर शुक्रिया, थैंक यू। आप हमेशा एहतियात के साथ बात करते हैं चीन के मसले पर। हम जानते हैं 1962 से लेकर अब तक का जो इतिहास है भारत और चीन का हम सबके सामने है। दोस्ती की बात हो रही है, थोड़ा सा टेंशन ईज आउट होने की बात हो रही है। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को कि कल तक स्थितियां नॉर्मलाइज जो कि जून 2020 में थी, उस स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है? अमित, अच्छी बात है कि टेंशन्स कम हो रहे हैं, क्योंकि ये चीन के इंटरेस्ट में भी है और भारत के इंटरेस्ट में भी है। मगर ये जो प्रोसेस है ये लंबा चलेगा, क्योंकि इस समय जो कुछ हो रहा है, देखिए टेम्पररी स्ट्रक्चर्स डिसमेंटल हुए हैं। टेम्पररी स्ट्रक्चर, जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स लगाए थे चीन ने, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। और चीन देपसंग में 18 किलोमीटर अंदर घुसाया था, क्या वो एकदम वापस चला जाएगा? ये इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और देपसंग और देमचौक के अलावा ये दोनों एरियाज तो लद्दाख में हैं। इसके अलावा चीन और भारत के बीच मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स दूसरे सेक्टर्स में भी हैं, जैसे सिक्किम तिब्बत के बॉर्डर पर भी है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर भी हैं स्टैंड ऑफ्स। उनके बारे में क्या होगा, इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। तो इस समय ये कहना कि जो पोजीशन थी अप्रैल 2020 के पहले, उस पोजीशन में दोनों सेना वापस हट जाएंगी, ये कहना थोड़ा प्रेमेचर होगा इस समय। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा खुशियां ना मनाएं, खुश ना हो, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की और कॉशियस रहने की ज़रूरत है। पर एक चीज़ और ब्रह्मा सर मैं समझना चाहूँगा सर, क्योंकि दोनों तरफ से बातें कह दी गई हैं, कुछ तस्वीरें हमने सेटेलाइट दिखाई भी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि चीन क्यों माना? जो चीन हमारे इलाके में इंकर्जन कर गया, हमारे इलाके में उसने बढ़त बना ली 5 साल पहले, वो चीन क्यों अब पीछे हटने की बातों पर तैयार होता दिखाई दे रहा है? ये क्राइसिस पैदा हुई क्योंकि चीन ने छुपे छुपे कुछ इंक्रोचमेंट्स किए ईस्टर्न लद्दाख में। मगर ये शी जिनपिंग की गलती थी, क्योंकि उसने सोचा कि जिस तरह से पहले इंक्रोचमेंट्स किए हैं चीन ने, उसी तरीके से भारत इन इंक्रोचमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेगा। भारत ने तो एक्सेप्ट तो किया नहीं, बल्कि एक काफ़ी रोबस्ट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पोस्चर शुरू किया। और ये जो क्राइसिस 4 साल से ऊपर चला और अभी भी चल रहा है, इससे जो इंटरनेशनल जो स्पॉटलाइट लगी भारत चीन के डिस्प्यूट्स पर, ये चीन के हितों के फेवर में नहीं था इस तरह का स्पॉटलाइट।
क्योंकि चीन चाहता है कि उसका जो स्पॉटलाइट है ना, उसके बारे में जो चर्चा होनी चाहिए वो होनी चाहिए चीन और अमेरिका के रिश्तों के बारे में, या जो चीन और अमेरिका का जो कंपटीशन है उस पर स्पॉटलाइट होनी चाहिए। राइट। मगर ये जो भारत और चीन पर जो स्पॉटलाइट हो रहा था, तो वो चीन के लिए एक एम्बैरेसमेंट था। राइट। तो टेंशन्स रिड्यूस करना भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव बन गया शी जिनपिंग के लिए। राइट। और जिस तरीके से भारत लगातार अपने स्टैंड पे कायम रहा और 4-5 साल से नेगोशिएशंस करते रहे, अपनी सेनाएं वहाँ जमा के रखी, शायद इस स्ट्रेटेजिक मूव ने भी चीन को भी सोचने मजबूर किया कि भारत इस बार कैसे इतनी आगे तक, इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ, इतने डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहा है। ब्रह्मा सर, वक्त की कमी है, माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। आपसे बात करते हैं तो हमेशा कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। फिलहाल खबरों के खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बड़ी खबरें हैं। बने रहिए मेरे साथ, तुरंत लौट के आते हैं। महाराष्ट्र में कल यानी मंगलवार को नामांकन की आखिरी तारीख है और उससे पहले सोमवार को प्रमुख नेताओं ने आज पर्चे भरे। बारामती सीट को जहां पवार परिवार ने फिर से दिलचस्प बना दिया है, तो मानखुर्द सीट भी खूब इन दिनों चर्चा में है। कोई किंग मेकर बनने का दावा कर रहा है तो कोई वोट जिहाद की राजनीति का आरोप लगा रहा है। नामांकन की शक्ति प्रदर्शन रैलियों में हाई वोल्टेज बयान आज दिन भर गूंजे। देखिए मुंबई से रिपोर्ट। महाराष्ट्र में नामांकनों का सिलसिला दिन भर चलता रहा। सबसे अहम रहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने ठाणे में महारैली करते हुए कोपरी पांच पखाड़ी से पर्चा भरा। साथ में थे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ये मेरी कर्मभूमि है और यही से मैं बड़ा हो गया, नगर सेवक हुआ, आमदार हो गया और मुख्यमंत्री बन गया। इसलिए मेरा चुनाव जो है, मेरी लाडली बहना, मेरे लाडले भाई और हमारे लाडले मतदाताओं ने हाथ में ले लिया है। इसकी मुझे खुशी है और जो मैंने काम किया है उसका जो कुछ इनाम निश्चित रूप से ये मेरे मतदाता देंगे। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में सभी रिकॉर्ड अब तक के टूटेंगे और महायुति की सरकार जो है इस राज्य में थंपिंग मेजॉरिटी से, पूर्ण बहुमत से आएगी। इधर बारामती सीट को पवार परिवार ने फिर से दिलचस्प बना दिया है। लोकसभा में भाभी ननद के बाद विधानसभा में अब चाचा भतीजा आमने सामने हैं। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने बारामती सीट से पर्चा भरा। उनका मुकाबला भतीजे योगेंद्र पवार से है, जो एनसीपी शरद पवार गुट से हैं। पहली बार चुनावी रण में कूदे योगेंद्र अजीत पवार के भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। अजीत पवार कहते हैं, चुनाव किसी को भी लड़ने का हक, लेकिन जीत उन्हीं की ओर आएगी। ठीक है, उनका अधिकार है, मुझे उसके बारे में कोई भी कमेंट्स करनी नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। अजीत पवार गुट के दो अहम उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किए। कड़े सुरक्षा घेरे के बीच जिशान सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा ईस्ट से पर्चा दाखिल करने के लिए पदयात्रा रैली करते पहुंचे। एनडीटीवी से कहा, ये चुनाव उनके पिता के बिना बड़ा कठिन रहेगा। इतने सालों बाद भी पिताजी की कमी तो हमेशा होगी। मैं मेरे पिताजी से बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। जिंदगी में उनसे पूछे बिना कुछ नहीं करता हूँ, मगर आज सुबह भी मैंने उनसे बात की है। हमेशा बात करते रहता हूँ उनसे और उनकी गाइडेंस लेता हूँ। मेरे परिवार में मेरी बहन आई है, मेरी माँ की दुआ और उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है और लोगों का प्यार है और वो झलक रहा है। और उसके बाद हमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री बांद्रा से मिली। जनता मेरे साथ है और जनता जिसके साथ होती है वही चुनाव जीतता है। आदित्य भी अपना चुनाव लड़ रहा है, तो मैं उसको अपने बेस्ट विशेस बोलूँगा। अजीत पवार गुट से ही पूर्व मंत्री नवाब मलिक के गढ़ अनुशक्ति नगर से उनकी बेटी सना मलिक चुनावी मैदान में उतारी गई हैं। पिता जेल में थे तो बेटी ने ही इस क्षेत्र को संभाला। पर्चा भरने पिता के साथ निकली, लेकिन बीजेपी का समर्थन नहीं रहा। इस गाड़ी पे मुझे 3 झंडे तो दिख रहे हैं, बीजेपी का झंडा नहीं दिख रहा है। इस गाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ध्वज है
बाबा साहब अम्बेडकर का जय भीम का ध्वज है और छत्रपति शिवाजी महाराज का पताका है। हम इन्हीं के पताकों के साथ चुनाव में जाएंगे। किंग मेकर बनेंगे। निश्चित रूप में बिना अजीत पवार के कोई सरकार महाराष्ट्र में बन नहीं पाएगी। महाविकास अघाड़ी को जरूरत रही तो जाएंगे। ऐसा है, कौन किसके साथ रहेगा इसकी भविष्यवाणी में नहीं कर सकता, लेकिन बिना अजीत पवार जी के कोई सरकार महाराष्ट्र में नहीं बन सकती। महायुति में है, लेकिन बीजेपी का समर्थन ना हो, कितनी बड़ी चुनौती होगी जमीन पे। देखिए, उन्हें देना है नहीं देना हो उनका विषय है। हम जनता के विश्वास और अजीत पवार के साथ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने अपना फैसला क्या किया, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? कल हम शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा से अपना नामांकन भरेंगे। नवाब मलिक के ऐलान के बाद साफ है कि मानपुर शिवाजी नगर से मौजूदा विधायक अबू आजमी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पर्चा भरने के लिए निकले अबू आजमी ने अपनी रैली में एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों के वोट काटने के लिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर नवाब मलिक बीजेपी द्वारा लाए गए हैं। बीजेपी के भेजे हुए लोग आएंगे। जब 400 पार वाले, अब की बार 400 पार वाले 240 पर आ गए ना, तो इन्होंने देखा कि मुसलमानों का वोट तो मिलने वाला नहीं है, तो मुसलमानों को वोट बांट दिया जाए, ये रणनीति अपनाई गई है। बहुत सारे अपने ही लोग हैं माइनॉरिटी के जो अपने इलाके में खड़े होंगे, वोट बंटवा के जितवाना चाहते हैं। पैसे बहुत इनके पास है, पैसे बहुत बांटेंगे। इस चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का नामांकन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ के बीच अमित ठाकरे ने भी माहिम दादर सीट से अपना नामांकन भरा। साहब और हमारे सब महाराष्ट्र सैनिक के आशीर्वाद को लेकर मैं आज फॉर्म भरा हूँ। इसलिए साहब भी आए, बहुत सारे लोग मेरे प्रचार में आए, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हर घर तक पहुँचना है, वो लोगों तक पहुँचना है, मुझे मेरी विजन बतानी है। उसके बाद वो कॉल मुझे लगता है वो 20 तारीख को वो लेंगे। सीटों पर सस्पेंस जैसे जैसे खत्म हुआ, राजनीतिक गतिविधियों में न सिर्फ तेजी आई बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव भी दिख रहे हैं। वैसे ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है क्योंकि नामांकन का कल आखिरी दिन है और कुछ सीटों पर अभी तक नामांकन लोगों के, चाहे आघाड़ी क्यों चाहे युति क्यों, वो अब तक अनाउंस नहीं हो पाए हैं। आज इन सीटों के लिए, इन उम्मीदवारों के लिए और मतदाताओं के लिए भी कयामत की रात है। तो आज फिलहाल खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।